Hi everyone, welcome to Prudent Classes. I hope all of you are doing good. So guys, आज की इस MCU 1 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 2 एंड दिस इज द पार्ट 7। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि है द सिस्टम्स थ्योरी, उसके बारे में। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके मेरे पास मैसेजेस आए, उनको बाकी की जो अदर थ्योरीज थी उनको समझने में भी दिक्कत हो रही थी। तो इस वीडियो को प्लीज आप पूरा देखिएगा, क्योंकि जो बाकी की थ्योरीज हैं और उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट आपके एस्पेक्ट्स हैं, तो उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उनको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊंगा एंड सिस्टम्स थ्योरी को थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि जो आपके क्लासिकल थ्योरीज हैं, ठीक है, उनको मैं समझा सकूं। न्यू क्लासिकल पे मैंने वैसे डिटेल्ड वीडियो दी थी और बहुतों की इसमें समझ में नहीं आया होगा, तो वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो प्लीज एंड तक देखिएगा और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और इसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग, बहुत से लोग कमेंट्स नहीं करते, रेस्पॉन्स नहीं आता कि आपको वीडियो अच्छी लगी, इस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं नहीं चाहते। तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में तो आई विल बी हैप्पी टू bring those improvements on my videos basically। but अगर आप नहीं बताएंगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। I'm just providing the video, some of you are watching and some of you are not। सो क्वेश्चन सिंपल सा है, सिस्टम थ्योरी के बारे में जानेंगे, उसके एडवांटेजेस और उसकी क्रिटिसिज्म के बारे में भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मिशन याद रखिएगा 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ इस पे मैं अपलोड करता रहूंगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब धीमे से हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज, और इस वीडियो में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज की बात करूं तो हमारी बुक में 3 तरह की थ्योरीज अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है बेसिकली रिलेटेड टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्लासिकल यानी कि जो सबसे इनिशियली जब ऑर्गेनाइजेशन बनी और उस टाइम पर कुछ थ्योरीज डेवलप होना स्टार्ट हुआ, वो हमारी क्लासिकल है, जो कि ओल्ड थ्योरीज है ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद आई आपकी न्यू क्लासिकल, यानी कि अब क्लासिकल के बाद में थोड़ा सा हमने इम्प्रूवमेंट लाया। अब हम थोड़े से साइंटिफिक मेथड्स को यूज करने लगे और लेकर आए न्यू क्लासिकल थ्योरी। बट अगर मैं बात करूं, अब आ चुकी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मॉडर्न थ्योरी लाने के पीछे पर्पस ये था क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, वो चेंज होने लगे वक्त के साथ में। अब देखिए वक्त के साथ में इम्प्रूवमेंट आता है, तो जब इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई तो क्लासिकल थ्योरी डेवलप की गई। उसके बाद में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाते 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 जैसे जैसे चेंजेस देखे गए, ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रो होने लगी और काफ़ी चीज़ों पर वर्क होने लगा, तो वो न्यू क्लासिकल थ्योरी में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद में अब जो हमारी थ्योरीज चलती हैं करंटली वो है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो क्लासिकल थ्योरी में 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि हमें अपनी बुक में पढ़नी थी, समझनी थी। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है ब्यूरोक्रेसी वाली थ्योरी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड थर्ड नंबर पे वी हैव साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ओके। तो क्लासिकल थ्योरी में 3 थ्योरीज हैं, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब ब्यूरोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रिलेटेड है गवर्नमेंट की, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनसे। आप सभी को पता है इनिशियली जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ तो मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि क्या कर रही थी, उन ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रही थी। तो वहां पर उनके ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, जो कि बेसिकली क्या करते थे, आपका उन ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते थे, उनमें जो भी एक्टिविटीज होती थी उनको कंडक्ट कराते थे। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बेसिकली क्या थे, काम करते थे, एक हायरार्की फॉलो होती थी, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो होता था, एक ऑफिशियल दूसरे ऑफिशियल को रिपोर्ट करता था। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा ब्यूरोक्रेसी का था। तो उस पर आपका क्या था, रिजिड स्ट्रक्चर्स थे, रिजिड पैटर्न्स थे जिनको सेट किया गया, रूल्स रेगुलेशन जो कि सबको फॉलो करनी होती थी। उसके बाद धीमे धीमे इंप्रूवमेंट हुआ, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वहां से मूवमेंट आपका थोड़ा सा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे भी हुआ। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी पिक्चर में आने लगी। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ही आई तो हमारी 2 नई थ्योरी डेवलप हुई, पहली एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और दूसरी जो हमारी थ्योरी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो जिन्होंने भी मेरी पार्ट यूनिट 2 की पार्ट 3 देखी हो तो उसमें हमने डिस्कस करे थे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैनेजमेंट थे वो बेसिकली, आई एम सॉरी, वो पार्ट यूनिट 1 की आपने देखी होगी जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करे होंगे।
तो वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने डिस्कस करे उसमें हमारी जो थ्योरीज थी, कुछ कुछ बेसिकली प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड थे, और ये प्रिंसिपल्स आपके जो प्रोवाइडेड थे वो थे हेनरी फेयोल के थ्रू। ओके, तो हेनरी फेयोल का जो कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने आपके 14 प्रिंसिपल्स बताए जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन किया जा सकता है, तो वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का पार्ट बने, जिसमें उन्होंने बेसिकली थ्योरी प्रोवाइड करी, उन्होंने कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को आपको रन करना है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक वर्क कर सके और आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सके। बाद में आई उसके बाद में, अब ये भी थ्योरी काफी नहीं थी। देखिए, ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी एप्लीकेबल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी प्राइवेट पे भी लगती है और गवर्नमेंट पे भी लगती है। अब साइंटिफिक थ्योरी आई। अब देखिए, किसी काम को करने के ना कुछ बेस्ट तरीके होते हैं। हेनरी फेयोल ने ये तो बता दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कैसे करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनको कैसे कंडक्ट करना चाहिए। तो बेस्ट तरीके से, बेस्ट वे में कैसे आप अपने एक्टिविटीज को कंडक्ट कराएंगे, ये प्रोवाइड किया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में। तो हर एक्टिविटी के लिए साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसमें जो बेस्ट वे है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या टास्क को परफॉर्म करने का, वो फाइंड आउट किया गया। और इस थ्योरी को बेसिकली अगर आप नाम दें तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज को डेवलप करने के लिए। तो आई होप इतना तो समझ में आया होगा आपका क्या था। ब्यूरोक्रेसी बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ओल्ड वे ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से आपका रन किया जाए बताया गया था। मोस्टली ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल था। धीमे धीमे किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट तरीके से रन किया जाए, हेनरी फेयोल के थ्रू प्रिंसिपल्स बताए गए, 14 प्रिंसिपल्स। एंड फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो FW टेलर थे, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू कुछ थ्योरीज दी। इन्होंने बोला किसी भी काम को या किसी भी टास्क को आप ऑर्गेनाइजेशन में कराएंगे तो उसका जो बेस्ट तरीका है उसको फाइंड आउट कीजिए, और उन बेस्ट तरीकों के थ्रू ही आपकी जो एक्टिविटीज है वो कंडक्ट होनी चाहिए। ओके, अब बात करेंगे नियो क्लासिकल थ्योरी की। तो नियो क्लासिकल थ्योरी में सिंपल है, एक सिर्फ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। सो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं रब कर देता हूं सारा, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जस्ट टू चेक कि जो वर्क प्लेस है वहां पर जो लाइटिंग फैसिलिटी है उसका इफेक्ट, या बेसिकली इफेक्ट बोल लो, आपके वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर कैसा पड़ेगा, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर कैसा पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये चेक किया गया था जो वर्किंग कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस जो होंगी आपकी वर्क प्लेस पर, वो कितनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। यानी कि अगर आप बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशंस दोगे तो क्या इससे जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, या कुछ और फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो फाइनली जो आउटकम निकला था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का, उसमें ये निकला कि जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वर्क प्लेस पर उनका बहुत ही मिनिमल कंट्रीब्यूशन होता है। यानी कि बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप अच्छी कंडीशंस दे देंगे तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। जो एटीट्यूड है, जो एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड करना है वो होना चाहिए बेसिकली एक पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड एनवायरनमेंट। अगर आपका जो एनवायरनमेंट है, मोटिवेशन लेवल है जो प्रोवाइड किया जा रहा है आपकी वर्कर्स को, वो अच्छा है, तो वो खराब से खराब वर्किंग कंडीशंस में भी आपको अच्छी से अच्छी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने वर्कर्स की सोशल एंड जो उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है, सोशल नीड्स बेसिकली अगर मैं बात करूं लव केयर अफेक्शन, साइकोलॉजिकल नीड्स की अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजिकल नीड्स में आती हैं बेसिकली उनको गोल प्रोवाइड किया जाए, उनको कंट्रोल दिया जाए, ऑटोनॉमी दी जाए, उनको रिकग्निशन दी जाए, उनके सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस किया जाए। तो ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट करी हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इससे कई सारे कॉन्सेप्ट्स आए, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल नीड सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फेक्शन। तो ये सारी आपकी न्यू क्लासिकल थ्योरीज में हमने फाइंड आउट किया। अब उसके बाद में अब हम बढ़ते हैं अपने मॉडर्न थ्योरी पर। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था
वो बेसिकली कहीं ना कहीं जो हमने क्लासिकल से सीखा वो न्यू क्लासिकल में इम्प्लीमेंट करा, और जो इन दोनों से सीखा वो हमने बेसिकली मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया। अब जैसे जैसे चेंजेस होने लगे एनवायरनमेंट में तो हमारी कुछ नई थ्योरीज आई। तो मॉडर्न थ्योरीज की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न थ्योरीज में आपकी दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। एक है आपकी द सिस्टम्स थ्योरी एंड द कंटिंजेंसी थ्योरी। ठीक है, कंटिंजेंसी थ्योरी पर ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की है, आई होप वो आप समझ चुके होंगे। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सिस्टम्स थ्योरी के बारे में। तो मॉडर्न थ्योरी की जो सिस्टम्स थ्योरी है, चलिए आगे उस पर डिस्कशन करते हैं। आई होप बाकी के जो है क्लासिकल थ्योरी के पॉइंटर्स हैं और न्यू क्लासिकल थ्योरी के पॉइंटर्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो मॉडर्न थ्योरी की अब बात करें तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्क्राइब करती है ऑर्गेनाइजेशन को एज एन ओपन सोशल सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट्स टू सर्वाइव। तो आप आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। एक है ओपन सिस्टम, ठीक है, एक है ओपन सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि आपका जैसे एक डोर है घर का, वो डोर ओपन रहता है तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। क्लोज सिस्टम में अगर आपने अपना डोर लॉक कर दिया तो कोई अगर अंदर है तो बाहर नहीं जा सकता और बाहर गया तो अंदर नहीं आ सकता। तो वही होता है, क्लोज्ड सिस्टम नहीं है। मॉडर्न थ्योरी मानता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम है जहां पर वो खुद बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है, आपका सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करता है, अपने सप्लायर से इंटरेक्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे वो इंटरेक्ट करता है डेली बेसिस पर। तो आई होप ये ओपन और क्लोज वाला सिस्टम समझ में आया होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि मॉडर्न थ्योरी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है एक ओपन सोशल सिस्टम, यानी कि वो खुद सोसाइटी का पार्ट है और एक ओपन सिस्टम फॉलो होगी, यानी कि वो फीडबैक लेती रहेगी आपका बाहर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनसे, और उनको सर्विस प्रोवाइड करती रहेगी। तो एक ओपन सोशल सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरेक्ट करती है अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ताकि वो सरवाइव कर सके आपका इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में सरवाइव करने के लिए उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए जो मॉडर्न थ्योरी है वो बोलती है एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोशल सिस्टम है। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट से, इज द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कंसीडर्स द चेंजिंग कंडीशंस एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स। तो जितने भी माइक्रो लेवल के चेंजेस होते हैं, जितने भी मैक्रो लेवल के चेंजेस होते हैं, उन सभी को कंसीडर करती है कौन सी, हमारी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। अब माइक्रो लेवल के जो चेंजेस हैं, यानी कि जो आपके स्मॉल लेवल के हैं, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल हो सकते हैं या फिर बेसिकली छोटे मोटे आपके जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके चेंजेस हो सकते हैं, राइट, कंपटीशन वगैरह। बट मैक्रो लेवल पे आपका इंटरनेशनल लेवल पे, अब ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जो चेंजेस होंगे वो आपकी इकोनॉमी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन दोनों को अफेक्ट करेंगे। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो थ्योरी है वो दोनों के चेंजेस को कंसीडर करती है। ओके, now the modern organization theory is divided into two major types, systems theory and contingency theory। तो जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है दो टाइप्स में डिवाइडेड है, सिस्टम्स थ्योरी जो हम पढ़ेंगे अभी और कंटिंजेंसी थ्योरी जिसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। नाउ आगे बढ़ते हैं, सिस्टम्स थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिस्टम थ्योरी जो प्रपोज की गई थी वो की गई थी आपकी अर्ली 1960 में, 60s में, तो आप कह सकते हैं 1960 से पहले ये स्टार्ट हो गई थी प्रपोज होना। एंड ये बेसिकली क्या है, इसने प्रोवाइड करा कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल बेस, और बेसिकली जो सिस्टम्स होते हैं उनको यहाँ पर ग्रेट सिग्निफिकेंस दिया गया, और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डेटा थी वो भी उनके थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। तो सिंपल टर्म्स में यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोला जा रहा है। अभी कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल बेस क्या मिला, अब सिस्टम्स थ्योरी में बेसिकली क्या किया गया, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको एक ओपन सिस्टम के तौर पर देखा गया। अब ओपन सिस्टम के तौर पर अब ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ी बड़ी है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनको एक सिंगल एंटिटी के तौर पर आप देखोगे, लेकिन उनको आप जब रीड करोगे, उनके बारे में एनालाइज करने की कोशिश करोगे, तो उस टाइम पर सभी पार्ट्स को एक साथ में नहीं आप रीड कर सकते, उस पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक साथ में आप हर चीज चेक नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसको एक सिस्टम के तौर पर देखा गया जहां पर बहुत सारे सब सिस्टम्स रखे गए, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स एस्टेब्लिश कर दिए गए जिनके बारे में आप इजीली स्टडी कर सको। तो यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी मिला और एक प्रॉपर बेस मिला जिसके थ्रू आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एनालाइज कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिस्टम थे उनको सिग्निफिकेंस ज्यादा
प्रोवाइड की गई, और ये प्रूव हुआ आपका कई सारे एक्सपेरिमेंट जो कि कंडक्ट किए गए इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रूव करने के लिए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे प्रूव हुआ कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को ओपन सिस्टम के तौर पर देखें और उस सिस्टम के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको अगर स्टडी करें, तो हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बिग व्यू, एक बड़ी व्यू हम अपना रख सकते हैं। नाउ सिंपल टर्म्स में जो सिस्टम थ्योरी है वो कंसीडर करती है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ नेटवर्क ऑफ सिस्टम। तो इस चीज को याद रखिएगा। सिस्टम्स थ्योरी में क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक नेटवर्क ऑफ सिस्टम बोला जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, या आप कह सकते हो पार्ट्स हैं, जिनको हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और स्टडी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम मीट कर पाएंगे। नाउ अब सिस्टम की बात करें तो सिस्टम जो है इट दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड or a complex whole. It can be referred to as a combination of things or parts that consist of complex whole unit. तो सिस्टम आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को सिस्टम के तौर पर अपना रख सकते हैं, या फिर बेसिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन करके या कुछ चीजों को, कुछ एक्टिविटीज को कंबाइन करके आप एक सिस्टम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंटल वाइज डिवाइड कर दूं तो एक आप कई सारे डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं। जैसे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो गया, जैसे आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो अब इनको क्या करा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा एक सिस्टम है जिसके सब सिस्टम्स ये हो गए। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, सिस्टम्स थ्योरी ने एस्टैब्लिश किया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टम है, और जहां पर बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और जो भी चेंजेस लाना है उसके अकॉर्डिंग हम ला सकते हैं। नाउ थोड़ा सा इस पर्टिकुलर स्लाइड को फोकस दीजिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपने अगर समझ लिए तो पूरी सिस्टम्स थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। तो जो सिस्टम्स थ्योरी है उसने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है जो कि इंटरेक्ट करती है अपने एनवायरनमेंट से, और खुद को अडेप्ट करती है और इम्प्रूव करती है उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ओपन सिस्टम है जो कि इंटरेक्ट करती है किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, और खुद को कॉन्टिन्यूसली अडेप्ट करती रहती है चेंजेस के अकॉर्डिंग, और खुद को इम्प्रूव करती रहती है। आई होप पॉइंट नंबर 1 क्लियर है आपको। नाउ सेकंड पॉइंट इज द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट इन व्हिच इट ऑपरेट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिस्टम्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है अपने एनवायरमेंटल फैक्टर से, और खुद की एक्टिविटीज के थ्रू एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। Now, next point says if an organization is to be effective, it must pay attention to the external environment and take steps to adjust itself to accommodate the changes in order to remain relevant. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इफेक्टिव रहना है तो उसको अपने एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो सिस्टम्स हैं बेसिकली उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और उनके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना, एकोमोडेट करना भी जरूरी है अगर उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है या फिर बेसिकली रेलेवेंट रहना है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए एनवायरमेंटल के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। Now all part of the organization are interconnected and interdependent। तो systems theory के according क्या था कि जितने भी पार्ट हैं, जितने भी पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। नाउ अब अगर हम यही पॉइंट को ध्यान में रखें तो ये अगला पॉइंट कहता है वन पार्ट ऑफ द सिस्टम इज अफेक्टेड ऑल पार्ट्स आर। तो कोई भी, जब सारे पार्ट्स इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, तो कोई भी एक पार्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का अगर अफेक्ट होगा तो उससे बाकी के पार्ट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। ओके, नाउ इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू नो एवरीथिंग अबाउट द सिस्टम बट इफ यू लुक हार्ड इनफ देयर आर प्लेंटी ऑफ क्लूज। तो जैसे कि हम और सिस्टम्स थ्योरी में एक ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम के तौर पर कंसीडर करते हैं, और जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो पूरे सिस्टम को रीड करना, उसके बारे में नॉलेज रखना पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्लूज देखिए, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उस सिस्टम के, उनको रीड कीजिए। अगर आप उनको रीड करेंगे तो वो आपको क्लूज देंगे और उसके थ्रू आप अपने पूरे सिस्टम को सही कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई डिजीज है, ठीक है, आपको कोई बीमारी होती है, पूरी बॉडी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है,
तो डॉक्टर पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट नहीं करता, वो उस डिजीज को फाइंड आउट करता है और फिर उसको ट्रीट करता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी ठीक हो जाती है। तो यही चीज आपको भी ध्यान देनी है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बॉडी की तरह, एक सिस्टम की तरह है, जिसमें कहीं ना कहीं अगर कोई भी डिजीज आती है किसी पर्टिकुलर पार्ट में, लेट्स सपोज कोई पार्ट है बॉडी का, ठीक है, तो आप उसको ट्रीट करेंगे। उस पार्ट के बारे में सबसे पहले आप एनालाइज करो, जानो, फिर उसको ट्रीट करो जो भी डिजीज है उसके अकॉर्डिंग, फिर आपका पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। दिस इज नोन एज सिस्टम्स थ्योरी। तो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सिस्टम्स थ्योरी के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, डिस्कस करते हैं। नाउ इन द सिस्टम्स थ्योरी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड सब सिस्टम्स व्हिच आर इंटर रिलेटेड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो सिस्टम्स थ्योरी में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं सिस्टम के, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को हम सब सिस्टम बोलते हैं, जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। नाउ different subsystems are arranged according to a pattern so that the complete system is more than just a sum of its part. This guarantees the efficient functioning of the system as a whole. तो जितने भी सब सिस्टम्स हैं वो अपनी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अरेंज किए जाते हैं। एक पैटर्न सेट होता है, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग रहेगा, ठीक है। और जो कंप्लीट सिस्टम है वो इन सब का बेसिकली कॉम्बिनेशन ही होता है। एंड बट एक चीज ध्यान रखनी है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन आपका रहेगा उन उन सब पार्ट्स का, उन सब सब सिस्टम्स का, जब आप उनको कंबाइन करेंगे तो वो एक आपको बहुत ईगल व्यू बेसिकली प्रोवाइड करेगा, एक बिग व्यू प्रोवाइड करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की, जिनके थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंट फंक्शनिंग, आपके सिस्टम की एफिशिएंट फंक्शनिंग को गारंटी कर सकते हो। नाउ सिस्टम्स थ्योरी की बात करें तो एवरी सिस्टम हैज अ बाउंड्री व्हिच सेपरेट्स इट्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो जो हमारी सिस्टम्स थ्योरी है उसका एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है कि हर एक सिस्टम की कोई ना कोई बाउंड्री होती है जो कि उसको एनवायरनमेंट से सेपरेट यानी अलग रखने में हेल्प करती है। तो वैसे ही आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होंगी जिसको आपको डिफाइन करना है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको सेपरेट रखना है। ओके, अब यहाँ पे सेपरेट रखने का पर्पस क्या है कि आपका कोई ना कोई पर्पस होगा ऑर्गेनाइजेशन का जिसके थ्रू, जिसके लिए वो एस्टेब्लिश है। तो एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं आपको डील तो करना है और आप एक बाउंड्री सेट करेंगे कि कितना डीलिंग आपको करना है। तो वो बेसिकली हेल्प करेगी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन विद लिमिटेड रिसोर्सेज कैन नॉट डू एवरीथिंग। तो इसीलिए बाउंड्री जो है उसको सेपरेट अपने एनवायरनमेंट से रखना जरूरी है। एनवायरनमेंट का पार्ट होती है एक कंपनी या फिर एक सिस्टम, but system environment nahi hota. This is what you need to learn. Now next point says an organization is an open system as it continuously interacts with its environment. तो systems theory के according क्या है, एक organization open system है जो कि continuously interact करती है environment से। In order to understand an organization, we must identify its boundary, which can be understood through input-output model. तो गाइज जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में, लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा था, लास्ट टू लास्ट हमारा जो पॉइंट था जिसमें हमने बताया था कि हर एक सिस्टम की जो बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री को उसके एनवायरनमेंट से सेपरेट रखना चाहिए आपका। तो जो बाउंड्रीज है अब उनको पहचानेंगे कैसे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से समझने के लिए उसकी बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक इनपुट आउटपुट मॉडल समझेंगे, ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल समझेंगे जो कि मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। उससे पहले एक और पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि टेक्निकल सब सिस्टम, सोशल सब सिस्टम एक्सेट्रा, एंड दी सब सिस्टम्स आर इंटरडिपेंडेंट और समटाइम्स यू कैन से इंडिपेंडेंट एज वेल, और उनके बीच में कोई भी इंटरलिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन हमारी जो सिस्टम्स थ्योरी है वो ऐसा नहीं सोच के चलती। सिस्टम्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे जितने भी सब सिस्टम्स हैं भले ही कितने भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, ठीक है, भले ही कितने भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन जब एक सिस्टम के तौर पर देखा जाएगा उनको, तो वो क्या है, आपके इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिविजुअली तो वो इंडिपेंडेंट ही है और कोई भी उनको इंटरलिंकिंग की जरूरत नहीं है जब सब सिस्टम्स को आप देखोगे। लेकिन ओवरऑल जब सिस्टम की बात आती है तो उस केस में इन सबको इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड रखना जरूरी है। नाउ चलिए अब आ जाते हैं, हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल है। तो ये हमारी सिस्टम अप्रोच को समझने के लिए है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इनपुट है। अब जैसे कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई आप ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं
तो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल नीडेड है, टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि आपको एम्प्लॉयज चाहिए। तो ये 4 चीज़ आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप ट्रांसफॉर्म करते हो आउटपुट में, ठीक है, जैसे कि या तो आप कोई गुड्स बनाओगे या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। तो ये हमारी क्या है, क्या बना रहे हो, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए और क्या आप बेचोगे, ठीक है, और क्या फीडबैक रहेगा। तो ये है हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल, जो कि बेसिकली बाउंड्री सेट करने में आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा, इनपुट आउटपुट मॉडल। अब इस इनपुट आउटपुट मॉडल के थ्रू हमने समझ लिया कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस हैं एनवायरनमेंट की, और कौन कौन सी चीजें हैं जो हम आगे जाके उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंजेस करेंगे और अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम का पर्पस है उसको मीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बाउंड्री सेट करने में हेल्प करेगा या लिमिट सेट करने में हेल्प करेगा, ये अगर आपने ऐसा सिस्टम अपना बना लिया तो। एक सिस्टम आपको समझना है जो कि आपकी बाउंड्री सेट कर देगा, और आप एनवायरनमेंट के साथ में फिर क्या करेंगे, एक लिमिटेड रोल में प्ले करेंगे, जो एनवायरनमेंट के साथ एक लिमिटेड रोल रखेंगे जो कि आपके सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नाउ अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो सिस्टम्स थ्योरी है उसमें क्या क्या चीजें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और क्या क्या चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेटेजिक पार्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई और स्टडी करते हैं। ओके, तो सिस्टम्स थ्योरी में जितने भी स्ट्रेटेजिक पार्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन के उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। हम जो नेचर ऑफ इंटरडिपेंडेंसी होगी बिटवीन दीज पार्ट्स और सब सिस्टम्स उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। तो सिस्टम्स थ्योरी में जितना भी आपके जितने भी सब सिस्टम्स हैं या पार्ट्स हैं सिस्टम के, उनके बीच में क्या इंटरडिपेंडेंसी है, उनके नेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसके अलावा हम बात करें तो इफ देयर आर एनी प्रोसेसेस और सिस्टम्स व्हिच लिंक द पार्ट्स टुगेदर, विल आल्सो स्टडी अबाउट देम। तो कोई भी ऐसी प्रोसेस या कोई भी ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कि जो पार्ट्स हैं या सब सिस्टम्स हैं उनको एक साथ रखने में हेल्प करेगा, तो उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा द लिस्ट ऑफ गोल्स दैट द सिस्टम इज ट्राइंग टू अकम्प्लिश, तो इसके बारे में भी स्टडी और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है सिस्टम्स थ्योरी में, कि आपके क्या क्या गोल्स हैं बेसिकली जो कि एक सिस्टम अकम्प्लिश यानी कि अचीव करना चाहता है। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप एक ओपन सिस्टम बोल के चलोगे, उस सिस्टम के क्या गोल्स हैं, क्या क्या गोल्स अचीव करना चाहते हो, उनके बारे में स्टडी करना, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना, ये सिस्टम्स थ्योरी में इन्वॉल्व होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ना आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट्स बहुत है डिस्कस करने के लिए, एंड आई होप आपको बेसिक आइडिया तो मिल गया होगा सिस्टम्स थ्योरी में क्या है, सिस्टम्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, सिस्टम्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्टिविटीज को समझने के बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग जो सब सिस्टम्स हैं उनको कैसे इंटरलिंक करें, उनके थ्रू कैसे अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक एडवांटेजियस पोजीशन में लेके जाएं। तो यही हमारा फाइनल पॉइंट है इस पर्टिकुलर थ्योरी का। नाउ बात करेंगे क्या क्या एडवांटेजेस हैं सिस्टम थ्योरी के। तो सिस्टम थ्योरी क्या करती है, ऑफर करती है एक ओपन व्यू आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, और एक आपको कंबाइंड फोकस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है आपके ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स को। ओके, तो सिस्टम थ्योरी क्या करती है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम के तौर पर क्या करती है, देखती है। तो आपको मिलती है एक ओपन व्यू, आप ओपन सिस्टम देख रहे हो, आप फीडबैक भी ले रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज कर रहे हो, उनके इफेक्ट्स को जज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले रहे हो, फिर आप एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये ओपन सिस्टम जो होता है आपको एक ओपन व्यू दे देता है, ठीक है, और आपकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स हैं उनको एक कंबाइंड फोकस मिल जाता है। आप अपना जो भी एक्टिविटीज करते हो वो आप एक फोकस, एक गोल को ध्यान में रखते हुए करते हो। तो ये आपका पॉसिबल हो पाता है सिस्टम्स थ्योरी के थ्रू। Now, systems theory of management is adaptive and dynamic as it treats the organization as an open system. It also has a feedback mechanism which provides an opportunity to organization to rearrange its parts and according to the changes in the environment. तो जो हमारी systems theory है, ठीक है, वो basically adaptive है और dynamic है nature wise अगर हम बात करें। क्यों अब adaptive क्यों है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम के तौर पर ट्रीट करती है। अब ओपन सिस्टम के तौर पर अगर ट्रीट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हमने देखा एनवायरनमेंट से ऐसा कोई भी फैक्टर है जो कि आपके सिस्टम को अफेक्ट कर सके या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सके, तो आप उसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे। कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर है
तो उसको आप एनालाइज करोगे, उसका इम्पैक्ट चेक करोगे और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को चेंज करोगे। इसीलिए आपका ये यूनिक वे है जो प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपका एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जैसा कि आप सभी ने देखा था। अगर मैं बात करूं, आप सब ने जो हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल था यहाँ पर देखा था, एक फीडबैक मैकेनिज्म है ये हमारा, ठीक है, फीडबैक का मैकेनिज्म है जिसमें कॉन्टिन्यूस फीडबैक लिया जाता है और अपने जो इनपुट्स वगैरह हैं उनमें इंप्रूवमेंट की कोशिश की जाती है, इसके थ्रू आउटपुट इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिससे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो पार्ट्स हैं या सब सिस्टम्स हैं उनमें चेंजेस लाने का अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट में आपका क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आप ला सकते हो सिस्टम्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। नाउ थर्ड एडवांटेज की बात करें तो जो सिस्टम्स थ्योरी है वो अडॉप्ट करती है एक मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी लेवल अप्रोच एंड देयरफॉर इट कंसीडर्स बोथ द माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जितनी भी मॉडर्न थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशन की वो माइक्रो और मैक्रो जितने भी चेंजेस हैं एस्पेक्ट है एनवायरनमेंट के उन सभी को डील करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे को सिस्टम्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एक मल्टी डायमेंशनल यानी कि मेनी डायमेंशनल बात कर रहे हैं हम, एक डायमेंशन पर फोकस नहीं है इसका। इसका जितने भी सिस्टम्स या पार्ट्स हैं एनवायरनमेंट के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के उन सभी पर फोकस रहेगा और मल्टी लेवल अप्रोच है, एक लेवल पर नहीं, बहुत सारे जो लेवल्स है। अब अगेन जो अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसीज का कॉन्सेप्ट आ गया। अब एमएनसीज की अगर हम बात करें तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग कंट्रीज में होती हैं, अलग अलग आपके लेवल्स पे होती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ क्लब करके चलना, उनको एनालाइज करना इज नॉट एन इजी टास्क। बट सिस्टम्स थ्योरी में आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है, मल्टी लेवल अप्रोच होती है, जिसके थ्रू आप मैक्रो और माइक्रो लेवल पर अपने एनवायरनमेंट को जज कर सकते हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। नाउ सिस्टम्स थ्योरी की बात करें तो ये बेस्ड है आपका मल्टीपल वेरिएबल्स पर, because an event can be product of many factors which can be interrelated and interdependent। तो जितने भी सिस्टम्स थ्योरी की अगर हम बात करें तो सिस्टम्स थ्योरी में आपके जो सब सिस्टम्स होते हैं उनको हम इंटर रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट मान के चलते हैं। अब कोई भी चेंजेस, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो सिस्टम थ्योरी है वो है मल्टीपल वेरिएबल बेस्ड। आपको भी पता है सिस्टम में जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कोई ना कोई पर्टिकुलर सब सिस्टम में होगी वो। अब उस सब सिस्टम की ऐसा नहीं है कि आपको पता चला इस सब सिस्टम ए में प्रॉब्लम है तो वो सब सिस्टम ए की प्रॉब्लम। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आपको फीडबैक मिला आपके कंज्यूमर से कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें कोई चीज की कमी है। तो आपने प्रोडक्ट क्वालिटी देखी, अब उस प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले कस्टमर से जाके पूछेंगे कि दिक्कत क्या आई, क्या ये प्रॉब्लम सारे कस्टमर्स को आ रही है या फिर उस पर्टिकुलर कस्टमर का है। अब एक सिंगल कस्टमर के लिए तो आप चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, एक सिंगल कस्टमर के लिए तो आप चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स अगर सेम चीज पर आपका फीडबैक देंगे तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अब वो प्रॉब्लम किस वजह से है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी की वजह से है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी है वो जिसकी वजह से आपकी वो दिक्कत आ रही है, या फिर आपकी जो मशीन है उसमें दिक्कत है, मशीन इश्यू है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट आपका ठीक नहीं हो पा रहा। तो आप पहले एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद आपको पता चला रॉ मटेरियल की क्वालिटी है तो आप जो अपने सप्लायर हैं उनसे बात करोगे। अगर वो आपको क्वालिटी इंप्रूव करके आपके प्रोडक्ट दे पाएंगे, आइटम दे पाएंगे रॉ मटेरियल तो ठीक है, नहीं तो आप सप्लायर भी चेंज करोगे। तो फाइनली हमारा आउटकम क्या आया, सप्लायर चेंज हुआ, सप्लायर की जो रॉ मटेरियल था वो खराब था, रॉ मटेरियल खराब होने से आपका प्रोडक्ट खराब हुआ, प्रोडक्ट खराब होने के लिए आपको फीडबैक मिला, कंज्यूमर पे इम्पैक्ट पड़ा। तो ये चीज ध्यान रखिए, सिस्टम्स थ्योरी में हर एक सिस्टम को एनालाइज आप कर सकते हो और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अब ये मल्टीपल वेरिएबल बेस्ड है, हर एक सिस्टम में सब सिस्टम के बारे में देखेगा, एनालाइज करेगा, सबको इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड लेके देखेगा। तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी इवेंट है, कोई भी इशू है, वो बहुत सारे फैक्टर्स का रिजल्ट हो सकता है। तो आपको सब चीजें एनालाइज करनी होंगी, वो सिस्टम थ्योरी में एनालाइज किया जाता है। नाउ बात करेंगे कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में। देखिए हर थ्योरी की कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, इसीलिए आपका कंटिजेंसी थ्योरी आई जो कि एक फार बेटर थ्योरी है एज कंपेयर टू सिस्टम्स थ्योरी, लेकिन वो भी इसका इम्प्रूवमेंट है। अब क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्या क्या कमियां हैं इस थ्योरी के बारे में जो कि लोगों ने बोला, लेट्स टॉक अबाउट।
तो सिस्टम थ्योरी जो है वो आपका कोई फ्रेमवर्क प्रेजेंट नहीं करती और हर ऑर्गेनाइजेशन में आपका यूज नहीं की जा सकती। ये सिर्फ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें तो आप अच्छे से फॉलो करा सकते हो। छोटी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं होती उनके लिए ये अच्छा सिस्टम थ्योरी जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, ये आपका फ्रेमवर्क नहीं प्रेजेंट करती किसी भी तरह का। ठीक है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। systems theory according to अलग अलग organization, different different organization, the theory keeps on changing, the pattern keeps on changing, the framework keeps on changing। और बेसिकली क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये अप्लाई नहीं हो पाता। ये पहला क्रिटिसिज्म था। नाउ सेकंड पॉइंट की बात करें तो थ्योरी ये मॉडर्न नहीं है और ये क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन है जितना भी प्रीवियस थ्योरीज थी उन पर जो रिसर्च कंट्रीब्यूशन हुआ। तो ये आपका सेकंड क्रिटिसिज्म है कि इस थ्योरी में कुछ नया नहीं है, मॉडर्न नहीं है कुछ भी। ये तो बस कॉम्बिनेशन है आपका, जितनी भी प्रीवियस थ्योरीज थी उन्हीं में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट किए और उनको कंबाइन करके एक नई थ्योरी का नाम दे दिया जिसको आपने बोला सिस्टम्स थ्योरी। ठीक है, तो ये भी सेकंड आपका क्रिटिसिज्म है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्रिटिसिज्म। So this theory is too theoretical and does not lay down any specific relationship between the social systems and the organization. तो again ये आपका थर्ड क्रिटिसिज्म है कि जो सिस्टम्स थ्योरी है वो प्रैक्टिकल नहीं है, काफी ज्यादा थ्योरेटिकल थ्योरी है और ये कोई भी आपका एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर रिलेशनशिप प्रोवाइड नहीं करती आपके जितने भी सोशल सिस्टम्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन उनके बीच में। ओके, ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, नॉट टू प्रैक्टिकल। और इसमें जो थ्योरीज आपकी प्रोवाइड की हैं वो थ्योरीज तो अच्छी हैं लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जो सोशल सिस्टम है यानी कि जो सोसाइटी है, जो आपकी पब्लिक है, कस्टमर है, बेसिकली उनके बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में स्पेसिफिक रिलेशनशिप कोई भी एस्टेब्लिश नहीं किया जाता इस थ्योरी के थ्रू। नाउ फोर्थ हमारा जो क्रिटिसिज्म है, दिस थ्योरी इज नॉट अ यूनिफाइड थ्योरी बट अ कंसोलिडेशन ऑफ मेनी थ्योरीज लाइक कंटिजेंसी थ्योरी, डिसीजन थ्योरी एक्सेट्रा। तो जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया था, ये मॉडर्न थ्योरी नहीं है, बहुत सारी जो प्रीवियस थ्योरी थी उनका कॉम्बिनेशन है। तो वैसे ही एक और पॉइंट बोला जाता है कि ये सिंगल थ्योरी नहीं है, इसमें कई सारी थ्योरीज को हमने कंसोलिडेट किया, कंबाइन किया। जैसे कि आपकी जो कंटिजेंसी थ्योरी है, डिसीजन थ्योरी है, तो उनके पॉइंट्स भी लिए हमने और उसके बाद में क्या करा है, इस पर्टिकुलर थ्योरी को बनाया है जो कि अच्छा नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी थ्योरीज थी तो नई थ्योरी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये पॉइंट दिया जाता है। लेकिन कुछ भी हो, वट एवर पॉइंट्स आर गिवन, अगेन दिस theory is of some relevance to those organizations which are big in size। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं, बिग इन साइज, एमएनसीज होती हैं, तो उनके लिए ये थ्योरी काफ़ी अच्छी है। बट इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी तो वो कंटिजेंसी थ्योरी करंटली इज द बेस्ट वन, जो कि बेसिकली आपकी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट एप्लीकेबल हो सकती है। बट इसके भी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो आप जो भी थ्योरी अप्लाई करना चाहें, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड योर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू चूज। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स।